जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 30 जुलाई 2021 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो सुर्खियों में जानेंगे आज की 9 नेगेटिव चुनिंदा कुछ जेन्युइन खबरें। जी हाँ दोस्तों, 3 में से 2 राउंड जीतने पर भी हारी मैरी कॉम को हार मिली है ओलंपिक में। 3 में से 2 राउंड जीत चुकी थी मैरी कॉम, फिर भी उनको हारा हुआ घोषित किया गया है। वही खबर आ रही है कांग्रेस के खेमे से, तो प्रशांत किशोर हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। वही बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही में जानेंगे सोने की कीमत, सर्राफा बाजार का हाल और पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए एंड तक वीडियो में हमारे साथ, ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। चलिए बढ़ते पहली खबर पर। तो पहली खबर आ रही है सियासत के खेमे से, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर। राहुल गांधी ने मांगी पार्टी नेताओं की राय। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्दी ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया, जिसमें अधिकतर नेताओं का मानना था कि उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने 22 जुलाई को यह बैठक बुलाई थी और इसका मुख्य एजेंडा पार्टी में शामिल होने की स्थिति में प्रशांत किशोर को दी जाने वाली भूमिका और इससे पार्टी को होने वाले हानि लाभ पर चर्चा करना था। राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, अंबिका सोनी, हरीश रावत, के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य नेता भी शामिल हुए। इसी के साथ कल से ये खबरें आ रही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली सियासी खबर की ओर। तो अगली सियासी खबर है, अगले लोकसभा चुनाव में खेला नहीं मोदी का मेला होगा। ममता के दिल्ली दौरे के बीच बोले रामदास आठवले। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। 2024 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में भले ही सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हो, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में खेला नहीं मोदी का मेला होगा। रामदास आठवले ने टिप्पणी की है, उस वक्त ये टिप्पणी की है जब ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली के प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही है। उनके इस दिल्ली दौरे को भाजपा विरोधी मोर्चे के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है, यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटने का आह्वान किया। बागपत के दौरे पर आए योगी ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को बूथ स्तर तक बेहद मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी की जाए। तो यूपी के बाद चलते उड़ीसा से खबर आ रही है कि उड़ीसा में कोरोना वायरस के 1615 नए मामले सामने आए, 65 और लोगों की हुई है मौत। जहाँ दोस्तों, ओडिशा में एक दिन में कोविड-19 से 65 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मृतकों की संख्या 5768 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 1615 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद बृहस्पतिवार को संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,74,132 हो गई। उन्होंने बताया कि दैनिक जांच संक्रमण घटकर 2.9% हो गई है। बुधवार को यह दर 2.16% थी। खुर्दा जिले में संक्रमण के 442, कटक में 229 और पुरी में 123 नए मामले सामने आए हैं। देखते अगली खबर है इंटरनेशनल सियासत की। चीन और भारत के कम्युनिस्टों के बारे में यह खबर आई है। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर चीनी दूतावास की ओर से आयोजित शताब्दी समारोह में वाम दलों के बड़े नेता शामिल हुए। इस आयोजन में सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, लोकसभा एमपी एस सेंथिल कुमार और फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराजन शामिल हुए। ये कार्यक्रम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने के मौके पर हुआ। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कम्युनिस्ट लीडर के चीनी दूतावास के कार्यक्रम में जाने को शर्मनाक बताया है। देखते अगली खबर है, लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों के पर्चे उछालने की घटना को लेकर नोकझोंक।
कार्यवाही फिर हुई बाधित। लोकसभा में एक दिन पहले कांग्रेस के कुछ सदस्यों की ओर से कागज उछालने की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने के कारण सदन की कार्रवाई आरंभ होने के करीब 5 मिनट सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार की घटना को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और सदस्यों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में संसद की गरिमा के प्रतिकूल घटनाओं की पुनरावृत्ति की गई तो वह कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आसन के प्रति कल आचरण अनुचित था। सदस्य अपने आचरण एवं मर्यादाओं का ध्यान रखें। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट है बिहार की सियासत से। तेजस्वी ने कहा बिहार सरकार को अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। पटना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जाति के आधारित जनगणना की मांग दोहराते हुए गुरुवार को प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार से कहा कि अगर केंद्र अपना रुख स्पष्ट नहीं करता तो राज्य सरकार अपने स्तर पर यह जनगणना करवाए। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में अंतिम दिन अपने लाए कार्य स्थगन प्रस्ताव को सदन अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा द्वारा समय की कमी का हवाला देते हुए खारिज किए जाने के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने पहले भी कई बार जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। इसके मद्देनजर केंद्र पर इसको लेकर दबाव बनाया जाना चाहिए। जाति आधारित जनगणना पर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। केंद्र पर दबाव डालने की भी बात उन्होंने कही है। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। मनमानी कर रहा था दिल्ली का प्राइवेट स्कूल, अब सरकार करेगी अधिग्रहण। एलजी ने दी मंजूरी। जी दोस्तों, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर गुरुवार को दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल के प्रबंधन को टेक ओवर करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। वहीं इसकी मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दे दी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से फीस वृद्धि को वापस लेने के लिए दिए आदेश का बार बार उल्लंघन करने पर रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल को केजरीवाल सरकार टेक ओवर करने का नोटिस भेज रही है। दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेगा। दिल्ली सरकार मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस को वापस लेने के लिए कई बार आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उन आदेशों का पालन करने में हर बार विफल रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। अगली खबर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, पीएम मोदी ने दी जानकारी। देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब 5 भारतीय भाषाओं में होगी। गुरुवार को नई शिक्षा नीति को लागू हुए 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश के 8 राज्यों में 11 इंजीनियरिंग कॉलेज अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली में शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू की इस दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का विचार नई शिक्षा नीति में रखा गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है ओलंपिक से। मैरी कॉम हुई जजों के फैसले से निराश, दे दिया ये बयान। 6 बार विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने गुरुवार को अपने फ्लाईवेट प्री क्वार्टर फाइनल में खराब फैसलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुक्केबाजी कार्यबल को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें 3 में से 2 राउंड जीतने के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कथित कुशासन और वित्तीय गड़बड़ी के लिए प्रबंधित किए जाने के बाद कार्यबल ही टोक्यो में मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। मैरी कॉम ने कोलंबिया की इंग्रिड वालेसिया से प्री क्वार्टर फाइनल में हार के बाद टोक्यो से पीटीआई से फोन पर साक्षात्कार में पूछा, मैं नहीं जानती और इस फैसले को नहीं समझ सकती। कार्यबल के साथ क्या गड़बड़ है, आईओसी के साथ क्या गड़बड़ है। तो ये पीटीआई के हवाले से खबर आई है। मैरी कॉम ने पीटीआई को फोन पर ये चीज बताई थी कि उन्हें 2 राउंड जीतने के बावजूद भी ओलंपिक की कमेटी ने हारा हुआ घोषित किया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है केरल से। केरल में कोरोना को देखते हुए 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन। बीजेपी ने ईद मनाने पर ढील दी, इसको लेकर निशाना साधा।
केरल में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार तथा रविवार 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने केरल सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए केरल सरकार ने ईद पर ढील दी थी और अब केरल में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कहा था कि बकरीद के समय केरल सरकार ने जो ढील दी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के मामले में हमने जो फैसला सुनाया है उन हिदायतों का पालन केरल सरकार बकरीद के समय भी करे, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का केरल सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 2 दिनों का लॉकडाउन 22,000 केस आने के कारण केरल में लगाया गया है और केरल एक नई लहर की तरफ बढ़ रहा है। यह तुष्टीकरण किस हद तक हमारे राजनेताओं से क्या क्या करा सकता है, ये भाजपा के बड़बोले प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये बयान दिया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है स्पेस रिलेटेड। 2022 में लॉन्च हो सकता था चंद्रयान 3, कोरोना लॉकडाउन की वजह से मिशन में हुई देरी। चंद्रयान 3 के 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान सामान्य कामकाज को मानकर लॉन्च किए जाने की संभावना है। बुधवार को संसद में ये जानकारी दी गई थी। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि चंद्रयान 3 की प्राप्ति प्रगति पर है। चंद्रयान 3 की प्राप्ति में विन्यास को अंतिम रूप देना, उपप्रणाली की प्राप्ति, एकीकरण, अंतरिक्ष यान स्तर का विस्तृत परीक्षण और पृथ्वी पर सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कई विशेष परीक्षण शामिल है। यह देखते हुए कि कोविड-19 महामारी के कारण प्राप्ति की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान भी वर्क फ्रॉम होम मोड में संभव सभी कार्य किए गए थे। देखते अगली खबर। अगली खबर भी है टोक्यो ओलंपिक से। एथलेटिक्स में भारतीय अभियान का आगाज करेंगे दूती साबले, नीरज से रहेगी पदक की उम्मीद। ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड पर मामूली अंतर से पदक चूकने का इतिहास लिए भारतीय एथलेटिक्स दल शुक्रवार को टोक्यो में अपने अभियान का आगाज करेगा, जबकि पदक की उम्मीद भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 4 अगस्त को चुनौती पेश करेंगे। विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर काबिज चोपड़ा ओलंपिक में पदक के प्रबल दावेदारों में से एक है। हालांकि उनकी तैयारी पुख्ता नहीं है। कोरोना महामारी के कारण वहां ओलंपिक से पहले सिर्फ एक शीर्ष स्तरीय टूर्नामेंट खेल सके थे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक से पहले विदेश में अभ्यास प्रतिस्पर्धा दौरों की योजना भी बनाई थी, लेकिन महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के मद्देनजर इसे रद्द करना पड़ा था। भारत के 26 सदस्यीय दल में से सिर्फ चोपड़ा ही टोक्यो आने से पहले यूरोप में अभ्यास कर सके हैं। चलिए बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगला समाचार आ रहा है अमेरिका से। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 8.2, सुनामी की भी चेतावनी जारी। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई है। अलास्का के पेरीविल से 91 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप के तेज झटके को देखते हुए सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है मोदी सरकार देगी अब व्हाट्सएप को टक्कर, विकसित किया स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश। मोदी सरकार ने व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एक स्वदेशी इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। लोकसभा में रोडमल नागर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी बुधवार को प्रदान की। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टेंट मैसेज ऐप प्लेटफॉर्म के लिए एक स्वदेशी समाधान संदेश या सेंड्स विकसित किया है। सेंड्स एक खुला स्रोत है, सुरक्षित क्लाउड सक्षम प्लेटफॉर्म है जिसे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है ताकि सामरिक नियंत्रण भारत के पास बना रहे। चलिए देखते अगले समाचार। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल दाखिले में अब OBC को 27 व आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को 10% आरक्षण। केंद्र सरकार ने मेडिकल की शिक्षा की सभी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर नामांकन के लिए
केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की खातिर 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए भी 10% सीटें आरक्षित की जाएगी। यह आरक्षण इस क्षेत्र से लागू हो जाएगा। चूंकि आरक्षण का यह प्राविधान केंद्रीय कोटे की सीटों के लिए किया जा रहा है, इसके लिए इसका लाभ सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस अहम फैसले की जानकारी दी और इसे अभूतपूर्व बताया। यह आरक्षण मेडिकल शिक्षा के सभी MBBS, MD, MDS, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS कोर्सेज में मिलेगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है, गुरुवार को सेंसेक्स 209 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 209.36 अंकों की बढ़त के साथ 52,653.7 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 69.5 अंकों की बढ़त के साथ 15,778.45 पर बंद हुआ। देखते अगली खबर। अगली खबर में है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु का शानदार खेल जारी है। गुरुवार को प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड के खिलाफ सिंधु ने बेहतरीन खेल दिखाया। सीधे सेटों में 21-15 और 21-13 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। 12वें नंबर की खिलाड़ी ब्लिचफेल्ड के खिलाफ सिंधु की 6 मैचों में यह 5वीं जीत है। भारतीय खिलाड़ी को मिया के खिलाफ एकमात्र हार का सामना इसी साल थाईलैंड ओपन में करना पड़ा था। देखते अगली खबर। अगली खबर भी है ओलंपिक से। भारतीय तीरंदाज अतनु दास टोक्यो ओलंपिक्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारतीय तीरंदाज अतनु दास ने टोक्यो ओलंपिक में 2 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के तीरंदाज ओह जिन हायेक को शूट ऑफ में हराकर मेंस सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद भारतीय खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए 6-5 से जीत दर्ज की। अतनु दास ने अपने दूसरे राउंड के मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन किया। अतनु ने 2 बार ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के हो जिन हायेक को शूट ऑफ में हराया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। अतनु की पत्नी दीपिका कुमारी महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के तीसरे दौर में जगह बना चुकी है। अब जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल क्या रहा। सोने का भाव। सोने की कीमत में आज फिर जबरदस्त बदलाव दर्ज किया गया है। सोने के दाम में आज जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो आज के नए रेट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातु की कीमतों में उछाल के बीच राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को सोना 382 रुपए की तेजी के साथ 46,992 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 46,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इसी तरह चांदी भी 1280 रुपए की तेजी के साथ 66,274 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबार में 64,994 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो अब CMM वेदर रिपोर्ट में जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे में भारत का मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई को झारखंड और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। तो जानते हैं स्काईमेट वेदर इस पर क्या कहता है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, कोंकण, गोवा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र और तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश के बाकी पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और टुडे नो नेगेटिव न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरें हर रोज देखने के लिए
सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 पर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले सुबह सुबह आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।